Good evening, everyone. My name is Malaika Mehboob. I am currently pursuing my Doctor of Physical Therapy degree from Gumal University, Dera Ismail Khan. Alongside my academic journey, I have been actively involved in educational initiatives and health awareness programs. Tonight, I am truly delighted to be here to talk about a topic that holds immense importance for women's health. In this session, we will discuss its causes, risk factors, and most importantly, how lifestyle choices, nutrition, and preventive strategies can make a difference in maintaining bone health after menopause. Before we begin, I would like to extend my heartfelt gratitude to PMC Professionals Hub and a special thanks to Dr. Mariam Tahir and her dedicated team for organizing this wonderful opportunity and platform to share knowledge. I look forward to having an informative and interactive session with all of you. So let's begin. Many of you are already familiar with osteoporosis and menopause. Osteoporosis is a separate term and menopause is a separate term. But आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दोनों टर्म्स किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. So let's get started. ओस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज कहा जाता है. साइलेंट डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते अनटिल अनलेस कोई फ्रैक्चर ना हो तब तक आपको इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते. ओस्टियोपोरोसिस क्या कहते हैं? स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बोन्स को वीक करता है और ये कॉमन है आफ्टर मीनोपॉज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कॉमन है आफ्टर मेनोपॉज. अब इसमें होता क्या है कि बोन की रिजॉर्प्शन होती है. बोन की रिजॉर्प्शन इस तरह से होती है कि वो बोन फॉर्मेशन के बजाय क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन होती है, बोन की ब्रेकडाउन होती है और उसके रिजल्ट में माइक्रो आर्किटेक्चर चेंज हो जाते हैं फ्रॉम कॉम्पैक्ट टू स्पॉन्जी. जो बोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट होता है. तो क्या होता है कि जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाते हैं तो ओस्टियोक्लास्ट बोन के टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं. और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करते हैं कि उसको फ्रजाइल कर देते हैं, उसको स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको पोरस बना देते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम बोन में एब्जॉर्ब होने के बजाय क्या करता है कि ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक हेल्दी बोन है, उसके साथ हमारे पास एक ओस्टियोपोरोटिक बोन है. अगर हम इसकी ग्लोबल प्रेवलेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO एंड IOF विच इज इंटरनेशनल ओस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, तो 200 मिलियन पीपल करंटली ओस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं. अगर हम वुमेन की बात करें तो 3 in 1 वुमेन अबव द एज ऑफ 50 ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का शिकार होती हैं. अगर हम मेन को देखें तो मेन में 5 में से 1 आदमी ओवर 50 ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का शिकार होते हैं बट अनडायग्नोज्ड होते हैं. क्यों अनडायग्नोज्ड होते हैं? क्यों? क्योंकि जबकि हार्मोनल चेंजेस तो मेन में भी होती हैं बट फीमेल में मेन की अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा होती हैं. तो वो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ओस्टियोपोरोसिस को वुमेन के साथ कंसीडर किया जाता है. अगर हम फ्रैक्चर बर्डन की बात करें तो हर 3 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है. और ये जो फ्रैक्चर है ये स्पाइन, हिप और रिस्ट में कॉमन है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको क्रोनिक पेन होता है, समटाइम्स डिसेबिलिटी होती है, रेंज ऑफ मोशन स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. अगर हम रीजनल इनसाइट्स देखें तो एशिया में इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2050 ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की रेशो 50% इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू अर्बन लाइफस्टाइल, ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इंटेक एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी.
तो जब ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, तो क्या होता है कि आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम यूरोप को देखें, तो करंटली 25 मिलियन पीपल ओस्टियोपोरोसिस के साथ रह रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें, तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि अप टू 30 to 40% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन shows the signs of low bone mineral density, and this low bone mineral density is the key indicator for osteoporosis. अब हम ओस्टियोपोरोसिस की अगर डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन ये कहती है कि ओस्टियोपोरोसिस बोन को एक ऐसी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है जो कि बोन को वीक कर देती है, उसको उसकी डेंसिटी को कम कर देती है, उसकी क्वालिटी को कम कर देती है, और इतनी कम कर देती है उसकी डेंसिटी को, वो फ्रजाइल कर देती है बोन को, और इस कदर फ्रजाइल करती है कि बोन फ्रैक्चर के लिए अवेलेबल हो जाती है, इवन ड्यू टू अ माइनर स्ट्रेस। अगर हल्का सा भी स्ट्रेस पड़ता है, तो क्या हो जाता है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम कॉमन फ्रैक्चर्स को देखें, तो हिप है, हिप में से हमारे पास एसिटाब्यूलम का फ्रैक्चर है, रिस्ट में हमारे पास कोलिस फ्रैक्चर है, उसके अलावा हमारे पास स्पाइन में कंप्रेशन फ्रैक्चर है। अच्छा, अब कंप्रेशन की वजह से तो समटाइम्स डिस्क बल्ज भी हो सकता है। तो डिस्क बल्जिंग इज नॉट ओस्टियोपोरोसिस। अगर कोई पेशेंट डिस्क बल्जिंग के साथ आया, तो आप उसको ओस्टियोपोरोसिस नहीं कह सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में स्पाइन का कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, जो कि आप एमआरआई में बहुत ही आसानी में, आप सीटी स्कैन में देख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम इसकी कॉजेस की बात करें, तो एजिंग नॉर्मल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, फ्रॉम उसके पैदा होने से टिल डेथ। ये एक नॉर्मल है कि इंसान एजिंग की तरफ डे बाय डे जाता है, दिन ब दिन उसकी एज बढ़ती है, ना कि कम होती है। तो विद इन एजिंग आपके मसल्स, आपके वेजल्स, आपके नर्व, आपकी बोन्स ही वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट जो एज 30 है, दैट इज द पीक एज, जिसमें बोन मास अपनी पीक पर होता है। और जब आप एक पेशेंट आता है, तो आप पेशेंट की बोन मिनरल डेंसिटी को या बोन मास को एक 30 इयर्स के इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम इसकी कॉजेस को देखें, तो इसकी कॉजेस में हमारे पास क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि 3 महीने से ज्यादा हाई डोजेस लेते हैं स्टीरॉयड टैबलेट्स की, तो उनको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि हाई डोजेस जब स्टीरॉयड के आप लेते हैं, तो वो बोन डेंसिटी को कम करती हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, जिसमें हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस भी है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ साथ लुपस भी है। हार्मोनल कंडीशंस है, जिसमें हमारे पास पीसीओज आते हैं। उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो फैमिली हिस्ट्री में पर्टिकुलरली अगर हिप का फ्रैक्चर है, तो तब भी चांसेस हैं कि वो हो जाए, क्योंकि ये हमारे पास जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। कुछ डिजीजेज हैं जो कि हमारे पास जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसी फीमेल्स विच आर टेकिंग एंटी एस्ट्रोजन टैबलेट्स आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर, तो वो भी इसके कॉजेज में आती हैं। एनोरेक्सिया भी इसका एक कॉज है। उसके अलावा इफ समवन इज हैविंग लो बीएमआई विच इज लेस देन 19 kg, तो वो भी इसका शिकार हो सकती है। अगर कोई हमारा कोई स्मोकिंग करता है, या कोई अल्कोहलिक है, तो उसको भी इसके होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल आपकी बोन डेंसिटी को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। और लो बीएमआई, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये इसके रिस्क फैक्टर्स में है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास मॉडिफाइबल है, एक नॉन मॉडिफाइबल है। अगर हम मॉडिफाइबल को देखें, तो मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो होते हैं जिनको आप मैनेज या आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मॉडिफाइबल में हमारे पास लो कैल्शियम इनटेक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप इन सबको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, और वो आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, और आप उसकी डाइट का भी पूछते हैं, तो वही कहते हैं कि मैं तो दूध भी नहीं पीता। तो आप समझ जाएंगे ना कि अगर वो दूध नहीं पीता, तो इट मीन्स दैट कि उसका कैल्शियम लेवल कम है।
तो आप उसको कह सकते हैं कि आप दूध पिए। अगर कोई कहते हैं कि हम दूध नहीं पी सकते, तो आप उनको ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप उनको सजेस्ट करते हैं कि चलें आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें या आलमंड्स वगैरह लें, ताकि आपकी ये जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो वो कंपनसेट हो जाए। अगर किसी की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आप उसको बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, यस, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विटामिन डी के मेडिसिन, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप उनको ये कह सकते हैं कि सन एक्सपोजर थोड़ा सा लें, सनलाइट थोड़ी सी ली करें, ताकि विटामिन डी आपको नेचुरली आपकी बोन में अब्जॉर्ब होता जाए। इफ समवन इज हैविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तब आप उनको कहेंगे कि आपको चाहिए कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, ताकि ताकि आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहें। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आप उसको कहेंगे तो कोई स्मोकिंग, अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो आप उसे को सजेस्ट करेंगे, आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने अल्कोहल लेना छोड़ देना है। आपने कैफीन की अगर कोई ओवर कंजम्पशन करता है तो उसको भी आप कहेंगे कि आप कैफीन नहीं करें। अब कैफीन चाय में भी है, कॉफी में भी है, और हम एशियंस बहुत ही शौकीन है भाई चाय के। तो हम तो ये चीजें नहीं छोड़ सकते, किसी सूरत हम ये चीजें नहीं छोड़ सकते। तो बट हाँ, हमको ये कहेंगे कि जहाँ पर आप रोज के 3 या 4 कप पीते हैं, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा कम कर दें। जहाँ पर आप 4 कप या 3 कप चाय के पीते हैं, कॉफी के पीते हैं, वहाँ एक पिया करें। और अगर किसी का लो बीएमआई है, 19 से कम है, जिस तरह से आप माल न्यूट्रिशन को देखें, तो जो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं तो उनकी बीएमआई भी कम होती है। तो आप उनको सजेस्ट करते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आप थोड़ा अच्छा खाना खाएं, थोड़ा अपनी डाइट चेंज करें, प्रोटीन लें, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, ताकि आपकी बोन की डेंसिटी क्या हो, वो नॉर्मल की तरफ आए। उसके अलावा हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस है। आप हार्मोनल इम्बैलेंस को भी, यस, आप उनको मैनेज कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशंस। उसमें हमारे पास अब हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे पास ईस्ट्रोजन आता है। मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है तो वो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है। जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि बोन डेंसिटी को डायरेक्टली मेंटेन करता है। बट विद एजिंग टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस्ड बोन मास। उसके अलावा हमारे पास थायराइड हार्मोन है। जब थायराइड हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन होती है तो इट कैन लीड टू रैपिड बोन लॉस। उसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन है। तो इसका काम क्या होता है कि ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। और जब इसका ब्लड में इसके लेवल को रेगुलेट करता है, तो जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन का, तो कैल्शियम के लेवल को भी ब्लड में इंक्रीज कर देता है। और बोन मिनरल डेंसिटी को, जाहिर बात है बोन से तो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो बोन मिनरल डेंसिटी को भी ये डिक्रीज कर देता है। उसके अलावा कार्टिसोल, अगर हम कार्टिसोल को देखें तो कार्टिसोल का जब लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है और बोन रिजॉर्प्शन को क्या कहता है, उसको इंक्रीज कर देता है, या ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है टू कॉज डिस्ट्रक्शन इन द बॉडी। अगर हम देखें इसके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को, तो नॉन मॉडिफाइबल में एज है, सेक्स है, मेल फीमेल, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मीनोपॉज, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। एज अगर किसी की 20 है, 21 है, 22 है, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। 22 को 21 नहीं कर सकते। किसी की बड़ी एज को कम नहीं कर सकते, कम एज को आप बढ़ा नहीं सकते। मेल को फीमेल नहीं कर सकते, फीमेल को मेल नहीं कर सकते। अब इसमें जीन्स जो हैं आपके, वो भी इनहेरिटेंस, ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, बट आपकी जीन्स क्या है कि आपकी जीन्स में ये चीज है कि वो डिजीज को कॉज करते हैं, तो फिर क्या है कि आपको ये ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम मीनोपॉज की बात करें, तो मीनोपॉज को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर को भी आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम इसकी सिम्टम्स को देखें, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अर्ली स्टेजेस में से कोई सिम्टम्स नहीं होते, या बट कुछ साइंस ऐसे हैं जिनको आप नोटिस करते हैं, और उसके बाद फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस। अब इसकी साइंस में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बैक
बैक पेन है, बैक पेन क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है तो कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से आपके पास बैक पेन होता है। आपकी हाइट ओवर टाइम लॉस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस होता है तो उसकी कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी हाइट कम होती है, होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो कि बोन बहुत इजीली टूट जाए तो आप उसको भी नोटिस करते हैं। देन उसके बाद होता है स्टूप पोस्चर। स्टूप पोस्चर में क्या होता है आपके पास कि काइफोसिस हो जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। तो जब फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, तो आप उसको भी कंसीडर करते हो और उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते हैं। अब क्या होता है मीनोपॉज में, मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि इस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है अप टू 90 to 95%। और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ओवरीज इनएक्टिव हो जाती हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उस एकदम से राइज हो जाते हैं। क्यों राइज हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन भी रुक जाता है। तो ये जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम को ही, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे बोन्स हैं, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे स्किन, हमारे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, हमारे मूड, कोऑर्डिनेशन, इन सब को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेबोरेटरी टेस्ट कराया जाए और उसमें लेवल इंक्रीज आए तो ओस्टियोपोरोसिस के साइंस होते हैं। अब बोन अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एस्ट्रोजन क्या करता है कि बोन को हेल्प हेल्प आउट करता है बाय इनहिबिटिंग ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है और बोन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। तो जब इसका लेवल ड्रॉप हो जाता है तो ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म अपोजिट हो जाता है। ओस्टोक्लास्ट एक्टिव हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो एस्ट्रोजन एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करती है और जितनी भी हार्ट डिजीज हैं जिसमें माइकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, एंजाइना हो गया, तो उन सब से बचाती है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज कर देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज एचडीएल उसको, उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू को अगर देखें तो एस्ट्रोजन जो है वो क्या काम करता है एज जो है ना, स्किन स्किन को स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, उसके कोलेजन को मेंटेन करता है। और जब इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इसका लेवल डिक्रीज होने की वजह से स्किन थिन हो जाती है और ड्राई हो जाती है, लेस इलास्टिक हो जाती है और रिंकल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अगर हम जाने टू यूरिनरी सिस्टम को देखें तो विजाइनल वॉल थिन हो जाती हैं। जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो विजाइनल वॉल थिन हो जाती हैं, लेस इलास्टिक हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं विजाइनल एट्रोफी। अब इसकी वजह से क्या होते हैं कि डिस्कम्फर्ट होता है, इचिंग होती है, पेन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम मूड एंड कोऑर्डिनेशन को देखें तो ईस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जैसे कि डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, मूड स्विंग्स कॉज करता है, इरिटेबिलिटी करता है, एंजाइटी कॉज करता है, स्लीप प्रॉब्लम्स कॉज करता है और समटाइम्स माइल्ड मेमोरी लॉस भी करता है इन सम वुमेन। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें जो कि आज का हमारा टॉपिक था, तो उसमें हमारे पास न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशंस हैं, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन हो गया एंड पेशेंट एजुकेशन हो गया। अगर हम न्यूट्रिशनल प्रिवेंशन की बात करें तो आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं या उसको प्रिस्क्राइब करते हैं टू टेक कैल्शियम। अगर वो कहते हैं कि आप कैल्शियम में किस किस चीज़ों में लूँ तो आप उसको डेयरी प्रोडक्ट्स के कह सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के कह सकते हैं, आलमंड्स का कह सकते हैं। और अगर विटामिन डी को हम देखें तो विटामिन डी में आप उसको सनलाइट के कह सकते हैं, फिश के कह सकते हैं, एग्स के कह सकते हैं। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी की मेडिसिन, विटामिन डी के इंजेक्शन आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
और साथ में आप उनको ये भी कहते हैं कि अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें विद प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक एंड ओमेगा 3s। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, आप किस तरह से ओस्टियोपोरोसिस को मैनेज कर सकते हैं? जाहिर बात है आप ओस्टियोपोरोसिस को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट यस आप उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। टू एडवाइज देम बीइंग फिजिकली एक्टिव, उसके अलावा आप उनको ताई ची, योगा, ये सारी चीजें उनको रिकमेंड करते हैं। अब फिजियोथेरेपी का क्या रोल है ओस्टियोपोरोसिस में? तो सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको असेस करते हो, आप उसका पोस्चर देखते हो, पोस्चर में उसकी स्पाइन के अलाइनमेंट देखते हो, डिफॉर्मिटी देखते हो, ये कहीं कोई काइफोसिस तो नहीं हो रहा, स्कोलियोसिस तो नहीं हो रहा। तो आप ये देखते हैं। उसके अलावा आप उसका बैलेंस चेक करते हैं ताकि आप उसकी इंस्टेबिलिटी को देख सको, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल। उसके अलावा आप मसल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं जिसमें आप हिप के, लेग के, आर्म के मसल्स को देखते हैं। उसके अलावा आप उनको कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्लान्स बताते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, जॉगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, ताकि बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो। उसके बाद आप उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हैं थ्रू बैंड्स और लाइट वेट टू स्ट्रेंथन मसल्स। उसके बाद आप उनको पोस्टरल एंड स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बताते हैं टू रिड्यूस फॉरवर्ड बेंडिंग एंड इम्प्रूव अलाइनमेंट। उसके बाद आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस बताते हो लाइक योगा, ताई ची, टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। योगा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड ताई ची कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। अब हम पोस्चर करेक्शन इसलिए कराते हैं ताकि हम फॉल प्रिवेंशन उनको और फॉल प्रिवेंशन ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि हम उनको रिस्क ऑफ फॉल से बचा सकें। और पोस्चर करेक्शन भी हम इसलिए कराते हैं ताकि हम उनको फॉरवर्ड बेंडिंग, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, इन सब चीज़ों से हम उनको बचा सकें। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या है कि आप उनको कहते हैं कि आप स्मोकिंग को क्विट कर दें, अल्कोहल की को लिमिटेड कर दें, अपना हेल्दी वेट बनाएं विच इज़ 20 to 25, रेगुलर एक्टिविटी किया करें ताकि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहें, और फॉल की प्रिवेंशन करें। अपने घर में से हर उन चीज़ों को हटा दें जिससे आपको खतरा हो गिरने का। उसके बाद आप उनको सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स करते हैं। अगर हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करें तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी उनको करते हैं जो कि ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का या प्रीवियसली किसी भी फ्रैक्चर का शिकार हो चुकी हो, जिसमें हम उनको बिस्फॉस्फोनेट्स देते हैं, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स देते हैं, और उसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। अब हमारे पास जो बिस्फॉस्फोनेट्स हैं ये क्या करते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं और बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करते हैं, एंड इट इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी। अगर हम सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स को देखें तो ये क्या करता है कि ये भी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, और स्पेशली उन फीमेल्स में जो कि ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि मसल्स में जाके ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी को इम्प्रूव करता है और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करता है उन औरतों में जो कि HRT नहीं ले पाती हैं। हम HRT को भी डिस्कस करेंगे कि HRT हमारे पास क्या होता है। हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि आप इस्ट्रोजन, जो मीनोपॉज वुमेन हो चुकी है तो उसके इस्ट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उसके इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को निकाल के और आर्टिफिशियली उनमें इंजेक्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बेसिकली उन फीमेल की होती है जिनको हॉट फ्लैशेस होती हैं, विजाइनल ड्राइनेस होती है, उसके अलावा उनको नाइट स्वेट्स होते हैं, मूड स्विंग्स मूड स्विंग्स होते हैं, तो उन फीमेल्स के लिए होती हैं। बट इनके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इसमें DVT होने के चांसेस भी हैं, ब्लड क्लॉट भी बनने के चांसेस हैं। तो ये उन वुमेन के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जिनकी पहले प्रीवियस हिस्ट्री हो ऑफ एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी डिजीज एंड फॉर एवरी इंडिविजुअल, कि आप हर टाइम टू टाइम अपनी स्क्रीनिंग करवाए करें। जिस डिजीज के आपको होने के चांसेस हो या आपको खतरा हो कि मुझे ये हो सकती है, तो उसकी स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम जरूर करवाई करें।
अब हम बात करते हैं डेक्सा स्कैन की। तो डेक्सा स्कैन हमारे पास होता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। अब इसका काम क्या होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है टू मेजर बोन मिनरल डेंसिटी। इसका काम क्या होता है कि डिटेक्ट करता है ओस्टियोपोरोसिस को, बहुत ही पहले डिटेक्ट कर लेता है ओस्टियोपोरोसिस को बिफोर एनी फ्रैक्चर। बोन की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, बोन के चेंजेस को मॉनिटर करता है कि अगर बोन किसी भी चेंजेस की तरफ जा रही है तो उसको मॉनिटर करता है। अब इसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड में लेते हैं टी स्कोर के साथ। टी स्कोर हमारे पास एक वैल्यू होती है डक्सा स्केल में, जिसमें हम 30 इयर्स के एक ओल्ड एडल्ट के साथ, एक 30 इयर्स के इंडिविजुअल के साथ एक पेशेंट की बोन डेंसिटी को मेजर करते हैं। जिसमें हमारे पास जो टी स्कोर में नॉर्मल इंटरप्रिटेशन, जो हमारे पास टी स्कोर की इंटरप्रिटेशन है, नॉर्मल में हमारे पास -1 होती है। अब वो हमारे पास नॉर्मल है। अगर ओस्टियोपीनिया की बात करें तो -1 टू -2.5 हमारे पास ओस्टियोपीनिया होता है। ओस्टियोपीनिया भी हमारे पास लो लो बोन डेंसिटी है या लॉस ऑफ मास है इन इन द बोन्स। बट ओस्टियोपीनिया ओस्टियोपोरोसिस कॉज नहीं करती है, या अगर ये क्रोनिक केसेस में चली जाए तो तब ये ओस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकती है। और ओस्टियोपोरोसिस अगर फ्रैक्चर के साथ हुआ है तो वो 2.5 को भी एक्सीड कर देता है। अब पेशेंट की एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, टू बी फिजिकली एक्टिव। और उसके अलावा फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं। प्रॉपर रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए हम उनको बताते हैं कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग की करें। सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो एक्सरसाइज है उसको, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हमारा काम क्या है कि हम मेडिसिन के तौर पे हम एक्सरसाइजेस पेशेंट को देते हैं। तो हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज पेशेंट्स को देंगे, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग। उसके अलावा उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे, लाइट वेट होगी रेजिस्टेंस बैंड्स के थ्रू। और बैलेंस एंड पोस्चर ट्रेनिंग करवाएंगे थ्रू ताई ची एंड योगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।